वेलकम बैक गाइस। सो हमने लास्ट वीडियो में रेसिस्टर और रेसिस्टेंस के बारे में देखा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और क्लियर हो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडक्टर और इंडक्टेंस के बारे में, और अगर टाइम मिला तो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। पर इन सबसे पहले मेरे इन्वायरमेंट में बहुत बारिश हो रही है, तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए देखते हैं इंडक्टर और इंडक्टेंस। तो गाइज, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर एक एलिमेंट है जो कि थोड़ा बहुत रेसिस्टर की तरह प्रॉपर्टी पोजेस करता है, पर मेन काम क्या है इसका? ये एनर्जी स्टोर करता है। एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? तो मैग्नेटिक फॉर्म में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एलिमेंट दैट स्टोर्स एनर्जी in magnetic form। अब इंडक्टेंस क्या होता है? तो ऑब्वियसली इंडक्टेंस इंडक्टर का ही प्रॉपर्टी होगा। तो क्या प्रॉपर्टी? तो जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट को अपोज करता है। ये ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट फ्लो में जो चेंजेस होते हैं उसको अपोज करता है। सो इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर to oppose the change of current flow। तो ये हो गया हमारा इंडक्टर एंड इंडक्टेंस। तो अब देखते हैं इंडक्टर का इम्पोर्टेंस कहाँ से आया। तो एक सिंपल सा सपोज आप कंसीडर करिए, एक नॉर्मल कंडक्टर, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है जिसका फ्लक्स लाइन जो है कुछ इस तरह से है। फ्लक्स लाइन क्या होता है? तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होता है जो कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट होता है। ये सब आप स्कूल में पढ़े होंगे। आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों को ये सब बेसिक्स थोड़ा बहुत पता होगा। तो इसका जो ये जो कंडक्टर है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा फ्लक्स भी नहीं हो पाता है, फ्लक्स का इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं हो पाता है, फ्लक्स चेंजेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली यहाँ पे कम हो जाएगा। पर आप इसी को थोड़ा टर्न अराउंड करके देखिए, तो इस तरह का कुछ बना। तो अब जो फ्लक्स लाइन होगा वो हर एक टर्न के आर पार एक लाइन होगा। फ्लक्स यही होता है ना, लाइन विच पासेस अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली देखा जाए तो ऐसा फ्लक्स लाइन इंडक्टर में होता है। तो इसके वजह से ना, ये जो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज़ हाउ इंडक्टर कम्स इनटू द इम्पोर्टेंस। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूला के बारे में। तो फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली फाई से। और यूनिट क्या होता है? वेबर। क्या? वेबर। तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज का मतलब है एक इंटीग्रेशन, मीन्स इंटीग्रल होता है। तो बहुत सारा फ्लक्स जब ऐड अप हो जाएगा तो वो फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। फ्लक्स लिंकेज क्या होगा? एन फाई। यहाँ पे एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो फ्लक्स जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा, जितना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उतना ही बेटर करंट फ्लो करेगा, उतना ही कंडक्टिंग होगा वो।
उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चलिए इसका क्या मतलब है, एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो एन फाई को जब रिमूव करते हैं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को जब रिमूव करते हैं, तो जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं एल, एल आई। तो एल क्या हो गया, एन फाई बाई आई। और ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इंडक्टर। ये क्या है, लीनियर इंडक्टर। तो इसका यूनिट क्या होगा हमारा, वेबर पर एम्पियर। इसको और क्या कह सकते हैं, हेनरी, क्या, हेनरी। और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेनरी किसके नेम से है, तो जोसेफ हेनरी के नेम से हेनरी ये यूनिट पड़ा है। तो कुछ इस तरह से हमारा होता है इंडक्टर। तो चलिए कुछ रिवीजन कर लिया जाए। तो आपको तो याद होगा, स्कूल टाइम में आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, मीन्स जब से ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुआ है तब से क्या स्टार्ट हुआ है हमारा, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, तो कुछ इस तरह का कंडक्टर जैसा होता है जिसमें बहुत सारे टर्न होते हैं, वायर्स के बहुत सारे टर्न होते हैं। सपोज कुछ इस तरह के टर्न होते हैं और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और ये इसका क्या है, लेंथ है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या हो गया हमारा, सोलेनॉइड। तो जैसा मैंने बताया था रेसिस्टेंस के वक्त में कि रेसिस्टेंस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पर यहाँ जस्ट अपोजिट है, यहाँ इंडक्टेंस जो है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक काम करते हैं, देखते हैं। तो ये इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इस तरह से। तो इसको इन टोटल क्या लिख सकते हैं, L इज़ प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए बाई एल। तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव किया, तो क्या आया, एक म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। यहाँ पे म्यू क्या है हमारा, म्यू है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, एबिलिटी टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू परमिएबिलिटी, और म्यू एक्चुअली क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जिसमें म्यू नॉट जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और म्यू आर जो है वो रिलेटिव है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। इस रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, सॉरी वैल्यू एयर के लिए क्या हो जाता है, 1। तो जनरली एयर से ही हम लोग करते हैं या फिर आयरन से करते हैं। तो आयरन के लिए क्या होता है, 1600 to 2000, क्या होता है 1600 to 2000। तो हमने देखा सोलेनॉइड और सोलेनॉइड का इंडक्टेंस एंड म्यू मीन्स परमिएबिलिटी के बारे में भी हमने देखा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फैराडेज लॉ के बारे में देखते हैं। वैसे तो फैराडेज लॉ के आपने स्टेटमेंट स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में पढ़े होंगे।
पर मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। तो फैराडे लॉ सिंपली क्या कहता है कि एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जब फ्लक्स में चेंजेस होते हैं। मीन्स सपो आपको बताया गया होगा कि मूवमेंट होता है मैग्नेट का, फिर उसके बाद फ्लक्स चेंज होता है और फिर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो हाँ, कुछ इसी तरह से है। तो यहाँ पे भी मैं वही बता रही हूँ और वही लॉ है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। एन ईएमएफ इज़ इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज एंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? तो इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया इस तरह से रिप्रेजेंट। ये मैथमेटिकल फॉर्म है फैराडेज लॉ का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको याद रखिएगा। देखिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ की बारिश भी रुक गई, तो इसी से समझ में आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए हम लोग कंसिडर करते हैं एक इंडक्टर। जिसके अक्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? VL। वो क्या है? VL। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि L क्या होता है? N phi बाई I। तो अगर हमें इस तरह से लिखना हो, यानी कि N तो कांस्टेंट है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? N phi इज इक्वल टू LI। तो VL क्या हो जाएगा? L DI DT बाई DT। तो आपने ये देखा कि ये किसका डेरिवेशन है? इस तरह से। तो इस तरह का रिज़ल्ट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो इंडक्टेंस है वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। और यही आपको याद रखना है, यही इतना ही वोल्टेज होता है किसी इंडक्टर के अक्रॉस। किसी इंडक्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड बताना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग? L DI बाई DT। पर अगर सपोज जस्ट सपोज लेट्स सपोज कि ये जो इंडक्टेंस है वो क्या है? टाइम वेरिएंट है। तो टाइम वेरिएंट होता तो फिर इस चीज़ को कैसे लिखते हम लोग? वोल्टेज को क्या लिखते? तब वोल्टेज क्या हो जाता? ये टर्म तो आता ही, ये टर्म तो आता ही, प्लस LT को भी तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। तो ये तब होता जब इंडक्टेंस जो है यहाँ पे टाइम वेरिएंट होता। क्या होता? टाइम वेरिएंट होता। पर हमें क्या याद रखना है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL इज इक्वल टू L DI बाई DT। तो चलिए अब इसको आगे लेते हैं और करंट देखते हैं कि करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है। तो चलिए इस तरह से इसको हम लोग लिखें। तो करंट क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से T टाइम तक का रेंज 1/L माइनस इनफाइनाइट टू T VT DT। माइनस इनफाइनाइट से T का मतलब है एक रेंज है, यहाँ पे T इज इक्वल टू 0, ये 0 है, और इधर प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, और ये जो है एक T टाइम है। तो एक फाइनाइट टाइम तक हम लोग लिमिट को लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग इसको लिमिट करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। लिमिट ब्रेक करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू 0 VL T DT प्लस
हैंडराइटिंग बिगड़ रही है। तो ये करंट कब का है? जब टाइम जो है ज़ीरो से कम है, मीन्स लेस देन ज़ीरो है, अप टू ज़ीरो टाइम है, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टाइम जो है इंडक्टर का रेस्ट टाइम है, उस पीरियड में इंडक्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बट स्टिल उसमें एक इनिशियल करंट है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, करंट अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू I0 प्लस 1/L 0 to t VLT dt। तो ये क्या है हमारा? इनिशियल करंट। इनिशियल करंट आपको याद होगा, चार्ज से जब हम लोग करंट फाइंड आउट कर रहे थे तब भी एक हमने इनिशियल करंट कैलकुलेट किया था। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी ये इनिशियल करंट है। तो चलिए अब इंडक्टर के अक्रॉस पावर क्या होता है, इंडक्टर कितना पावर एब्जॉर्ब करता है इसलिए क्योंकि इस सर्किट में आपने देखा कि करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, कहाँ से इंटर कर रहा है, तो प्लस साइड से, तो पावर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। और कितना एनर्जी स्टोर होता है इंडक्टर में, चलिए वो देखते हैं। तो पावर सबसे पहले देखते हैं। पावर क्या होता है? VT IT। तो हमने अभी अभी देखा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? LdIT dt। और इसको करंट को IT रहने देते हैं। तो ये क्या हो गया? पावर किसका? इंडक्टर का। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, क्या? एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो क्या होगा? तो पावर का इंटीग्रेशन। क्या होगा? पावर का इंटीग्रेशन। एनर्जी पावर का इंटीग्रेशन होता है। वो क्यों होता है? अगर आपने लास्ट वीडियोस देखे होंगे स्टार्टिंग के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पावर क्या है? LdIT dt इंटू IT। और ये हो गया हमारा एनर्जी। तो इसको हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। L को हमने बाहर लिया कांस्टेंट की तरह, और ये dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? IT dIT। तो हमने क्या देखा कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? करंट के रेस्पेक्ट में। तो रेंज किस में होगा? किस फॉर्म में? करंट में। तो 0 to I का रेंज लेंगे हम लोग, और फिर देखेंगे इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा रिजल्ट? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। ने स्टार्टिंग में ही देखा था फंडामेंटल एलिमेंट के स्टार्टिंग में कि एनर्जी इंडक्टर में जो स्टोर होता है वो क्या होता है? 1/2 LI स्क्वायर। अगर हमें इंस्टेंटेनियस एनर्जी फाइंड आउट करने का आ जाए या लिखने का आ जाए तो क्या लिखेंगे? 1/2 LIT का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एनर्जी। ये क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी, और आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और एक बात आप याद रखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ऑन द करंट एट दैट टाइम। इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एनर्जी है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अब इंडक्टर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो इंडक्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। सडन चेंज किसका? करंट। सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। इंडक्टर
doesn't allow sudden change of current। तो इसका सडन चेंज ऑफ करंट का क्या मतलब है? सपोज़ ये टी टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से जा रहा है और अचानक से जो नीचे आ गया ना, तो ये जो नीचे आ गया उसको क्या कहते हैं हम लोग? सडन चेंज। क्या कहते हैं? इस चेंज ऑफ करंट को क्या कहते हैं? सडन चेंज, जिसको इंडक्टर अलाउ नहीं करता। इस बात को आप अच्छे से याद रखिए। अब चलिए डीसी के कंडीशन में क्या होता है। डीसी में हम लोग एक करंट जो लेते हैं वो फिक्स्ड कांस्टेंट करंट होता है। क्या होता है? फिक्स्ड कांस्टेंट करंट होता है। तो सपोज़ एक सर्किट है, सॉरी ये रेसिस्टर का सर्किट बन गया। सपोज़ एक सर्किट है जिसमें इंडक्टर है और उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? VLT। यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है, सपोज़ 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, तो वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो LdI/dt यही होता है ना वोल्टेज का फॉर्मूला। तो VL इज इक्वल टू LD 2 एम्पेयर dt। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इन डीसी क्या हो जाएगा? 0। तो ये कौन सा कंडीशन है? याद करिए। तो ये है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। तो इस तरह से हमने देखा कि डीसी सर्किट के अंदर इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसलिए हम लोग इंडक्टर का यूज़ जनरली तब करेंगे जब हम लोग एसी पढ़ेंगे। पर फिर भी इसके बारे में कुछ और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। इंडक्टर का सिंबल तो आपको ऑलरेडी पता है, पर ये क्या है ना, ये एक आइडियल इंडक्टर है। आइडियल। पर प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या होता है? प्रैक्टिकल इंडक्टर हमेशा एक स्मॉल रेसिस्टेंस के साथ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल इंडक्टर। वैसे तो लीनियर है, बहुत ही सारे केसेस में लीनियर होता है, पर कुछ केसेस में ये नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो जैसे कुछ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के केस में जब इस तरह का इंडक्टर हो, यानी कि एयर कोर इंडक्टर, ये सब आपको पावर सिस्टम वगैरह में पढ़ना है। यहाँ नेटवर्क में इतना ज़रूरी नहीं है, पर मैं बता दे रही हूँ। तो ये क्या होगा? लीनियर। मेनी टाइम ये लीनियर होगा। और ये जो मॉडल होगा इंडक्टर का, कुछ इस तरह का आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा, जिसको आयरन कोर मॉडल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये नॉन लीनियर। अब देखते हैं इसका कर्व कैसा होता है। तो इसका जो कर्व बनेगा वो VL का कर्व विथ रिस्पेक्ट टू DI/dt। तो इस तरह से इसका कर्व होगा। I के साथ नहीं, DI/dt, यानी कि करंट के चेंज के रिस्पेक्ट में होता है यहाँ पे EMF इंड्यूस। और सिमिलरली इसको इस तरह भी देख सकते हैं, फ्लक्स के रेस्पेक्ट में इस तरह का कर्व होगा। तो इस तरह का कर्व आएगा। और एक मॉडल है इंडक्टर का जो कि हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल है। वो मॉडल कैसा होता है? तो प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर आप पैरेलली एक कैपेसिटर लगा दीजिए, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल होता है। इसके बारे में बाद में हम लोग देखेंगे। सो
अब तो लगता है मैं कैपेसिटर इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें गाइस, सो दैट मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो या कोई व्यू हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस देखेंगे। स्टे ट्यून्ड।